Hello students, I hope you all are fit and fine. So, here I am going to start with the second part of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. In this one part, I am going to make you study about how female gametogenesis takes place and pollination occurs. My earlier video have already explained you what are the reproductive parts of the plant, how the sexual reproduction occurs in the plant, and what is male gametogenesis. Male gametogenesis or microsporogenesis. So let's begin with the next topic, that is female gametogenesis. Before starting the real concept of female gametogenesis, I would like to introduce some of the terms which help you in understanding what exactly happens altogether. इससे पहले वाले वीडियो में आपने क्लियरली समझा कि माइक्रोस्पोर मीन्स पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हुआ एंथर के अंदर. जैसे ही मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो गए तो एक एक्टिविटी इनिशिएट होगी एट द सेम मोमेंट, दैट इज़ नोन एज डेहसेंस. व्हाट इज़ डेहसेंस? डेहसेंस का मतलब होता है रप्चरिंग ऑफ द एंथर वॉल, और जैसे ही रप्चरिंग होगी वैसे ही मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स एक साथ रिलीज़ हो जाएंगे. ये पॉलन ग्रेन्स जब भी रिलीज़ होंगे तो उन पॉलन ग्रेन्स को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे आपको एक्साइन मिलेगा. ये वो लेयर है जो हमने ऑलरेडी स्टडी की, दैट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. देन ये लेयर के पास ही एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी मिलती है एंड दैट पॉइंट इज़ नोन एज जर्म पोर. जर्म पोर वो पॉइंट होता है जहाँ से पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन्स में. Microspore is basically a structure which is rich in protein supplement. अगर आप माइक्रोस्पोर का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो उसमें प्रोटीन सप्लीमेंट सबसे ज़्यादा है, और आजकल कॉमर्शियली पॉलन ग्रेन्स को प्रोटीन सप्लीमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है. बट अलॉन्ग विद इट अगर हम माइक्रोस्पोर का एक ड्रॉबैक समझें तो एट द टाइम ऑफ रप्चरिंग ऑफ द माइक्रोस्पोर्स मिलियंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स क्योंकि एयर में प्रेजेंट होते हैं तो बहुत ईज़िली ये ज़्यादातर लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस के लिए इनिशिएट करते हैं, और दीज एलर्जिक रिएक्शंस are responsible of causing respiratory disorders. Now it's our turn to start with the next topic, that is megasporogenesis. You are able to see here, जैसे जैसे डेवलपमेंटल स्टेजेस आएंगी डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर होता चला जाएगा. व्हाट इज़ मेगास्पोर एग्जैक्टली? मेगास्पोर इज़ नथिंग बट अ ओव्यूल. ओवरी के अंदर पाया जाने वाला वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर एग सेल्स का डेवलपमेंट होता है. अगर हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझें तो जिस तरीके से माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट हुआ था तो आर्चिगोनियल सेल्स बनी थी, और आर्चिगोनियल सेल्स में से कुछ सेल्स इनिशिएट हुई थी और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनी थी. इन द सेम मैनर मेगास्पोरोजेनेसिस में सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल बनती है, और यही मेगास्पोर मदर सेल आगे डिवाइड करती चली जाती है by the process of meiosis, and they form a tetrad like structure that is known as megaspore tetrad. You can able to see here 1 2 3 4. These all 4 tetrad structures are formed. These are haploid cells, and these haploid cells are basically responsible for the complete structure of ovule. ओव्यूल के अंदर जितना भी डेवलपमेंट होता है दैट इज़ ओनली डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर टेट्राड. मेगास्पोर टेट्राड में से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये अपर 3 डीजनरेट कर जाती हैं एंड ओनली 1 मेगास्पोर सेल एग्जिस्ट. ये मेगास्पोर सेल you can see here undergo the process of mitotic division now and divides into 2 nuclei. The cell do not divide, only the nuclei have to divide. जैसे ही इस सेल का न्यूक्लियर डिवीजन इनिशिएट करेगा तो 1 से 2, देन 2 से फिर डिवीजन एंड दे डेवलप इनटू द 4. देन अगेन 1 more mitotic division and they develop the tetrad and tetrad nuclei. Once this tetrad nuclei are formed, they start
taking their respective positions by undergoing the process of cytoplasmic division 2 within the cell. जैसे जैसे न्यूक्लियर डिवीजन को साइटोप्लाज्मिक डिवीजन प्रोसीड करता जाएगा, यहाँ पे एक टोटल स्ट्रक्चर बन करके आएगा एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज 7-celled 8-nucleated structure. Here you can able to see that this is a complete structure of ovule. ओव्यूल में एक एंड कहलाता है जिस एंड पर से आपका पूरा का पूरा ओव्यूल कनेक्टेड रहता है आपके ओवरी से. देन एंड दैट चेलाइजल एंड के जस्ट अपोजिट वो एंड कहलाता है दैट इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड. ये वो एंड है एट दैट रीजन फ्रॉम वेयर द पोलन ट्यूब एंटर्स इनसाइड द ओव्यूल. चेलाइजल एंड के पास में you can able to see 3 antipodal cells. These are the cells which are having single nuclei altogether. These are basically responsible for providing nutrition and helping and supporting the ovule. Now here the turn, this complete leave out material is rich with the parenchymatous cells. इनके साथ ही यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई सिंगल सेल में प्रेजेंट होते हैं कलेक्टिवली एंड दीज 2 न्यूक्लियाई कलेक्टिवली इज नोन एज polar nuclei and the cell is known as central cell. जिस सेल के अंदर वो पाए जा रहे हैं उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल और न्यूक्लियाई इज नोन एज पोलर न्यूक्लियाई. देन at the just lower side of it we are having that particular ovule is having a egg cell. अब ध्यान से देखो यहाँ पे 1 2 3 cells are here, 1 cell is here, 3 plus 1 4. Now you can see 1 2 3 more, 4 plus 3 7. That means ovule is carrying 7-celled 8 nuclei structure. 1 2 3 3 न्यूक्लियस here, 3 सेल है 3 न्यूक्लियस. इस सेल इकलौती सेल के अंदर ही 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं. ठीक, 3 plus 2 5, 5 plus 1 nuclei and 1 cell here जिसको हम एक सेल बोल रहे हैं. That is also known as one single complete cell. ये जो सेल है उस पर भी एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और उसके आगे जो 2 सेल्स पाई जा रही हैं जिन्हें हम सिनर्जिड सेल्स कह रहे हैं इनमें भी सिंगल न्यूक्लियाई ही प्रेजेंट होते हैं. तो ऑन एंड टोटल काउंटिंग अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 न्यूक्लियाई हैं और 7 सेल्स हैं. 1 2 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल एंड 7 सेल. सिनर्जिड सेल जहाँ पे एंड है और जहाँ पे एक सेल सिनर्जिड सेल्स दे ऑल आर प्रेजेंट टुगेदर. सिनर्जिड सेल्स का काम होता है एक सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. सेंट्रल सेल इटसेल्फ इज रिच इन न्यूट्रिशन. एंटीपोडल सेल्स आर हेल्पिंग द ओव्यूल टू कंप्लीट देयर ऑल एक्टिविटीज विच आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक देम अ मैच्योर स्ट्रक्चर. फिलीफॉर्म एपरेटस वो पर्टिकुलर रीजन है जहाँ से एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब अलाउ की जाएगी. सो यू कैन एबल टू सी हियर हाउ द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर टेक्स प्लेस. Once this megaspore develops, then you can see that the clear structure of it. This is a complete structure of a one ovule. It is attached with the ovary with the help of a funicle. Funicle वो पतला सा एक structure है जो कि इसको connect करके रखता है. You can see here a chaliazal end as we have seen earlier. उसके बाद वहाँ पे पूरा का पूरा nutritional parenchymatous cells का structure होता है जिसे हम बोलते हैं nucellus. चेलाइजल एंड जिन लेयर्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है या जिस रीजन्स के पास पाया जाता है दैट आर नोन एज इंटेग्यूमेंट्स. इंटेग्यूमेंट्स आर दी लेयर्स जो आगे जा कर के आपको हेल्प करती हैं फ्रूट आपके सीड डेवलपमेंट में या सीड कोटिंग्स में. नाउ हियर यू कैन सी दैट ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सेल जो कि एम्ब्रियो सैक 7-celled 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है. इसकी ओपनिंग है यहाँ पे माइक्रोपाइल रीजन में और वहीं से पोलन ट्यूब की एंट्री होगी. एंड वंस दिस पोलन ट्यूब गेट एंटर्ड दे स्टार्ट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. नाउ so for initiating that particular activity
I would like to introduce a new term that is known as pollination. हमारा फीमेल एम्ब्रियो sac या ओव्यूल भी रेडी है, एम्ब्रियोज में egg cells and everything is ready. In the same manner microspores भी रेडी हैं, that means pollen grains are there. जैसे ही pollen grains पहुँचते हैं स्टिग्मा के ऊपर, that particular activity is known as pollination. This mechanism or concept of transferring the pollen grains from anther to stigma is known as pollination. यही pollination step अगर हम study करें तो वहाँ हम देखते हैं we can get 3 types of basic pollination. One is known as self pollination. Second one is known as cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन के भी 2 टाइप हैं. वन इज़ नोन एज जिटनोगैमी एंड सेकेंड वन इज़ नोन एज जेनोगैमी. थोड़ा सा डिटेल में अगर इसको स्टडी करें वी गेट टू नो दैट सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द पॉलन ग्रेन्स विद इन द सेम फ्लावर. मीन्स एक ही प्लांट का एक फ्लावर उसी का मेल पार्ट या मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट के प्रोसीडिंग स्ट्रक्चर या स्टिग्मा के पास पहुंच जाता है. तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी. इफ़ आई टॉक अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन आई कैन से दैट ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अनदर फ्लावर. यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होगा, एक फ्लावर का मेल पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के फीमेल प्रोसीडिंग स्ट्रक्चर या स्टिग्मा पे पहुँच जाएगा. तब in that one case of cross pollination 2 activities can be done. अगर pollination same plant में होता है means flowers अलग अलग हैं but plant same है, तो हम इस तरह के type of cross pollination को कहते हैं जिटनोगैमी. जिटनोगैमी का मतलब plant का genetics तो same है पर ecological activity different हो जाएगी. But in a case of xenogamy is also a type of a cross pollination, लेकिन इसमें true cross pollination expect किया जाता है. इसका मतलब एक प्लांट के फीमेल पार्ट में से pollen grains रिलीज होंगे और दूसरे प्लांट के फ्लावर के फीमेल स्ट्रक्चर के ऊपर जा कर के वो कलेक्ट या प्रोसीड करेंगे. Once they reach over there, then the one activity initiated that is known as compatibility of stigma to select the pollen grains. ये self compatibility हर पर्टिकुलर फ्लावर के स्टिग्मा की स्पेशल एक्टिविटी होती है. स्टिग्मा अपने आप सेलेक्ट करता है कि उसे कौन से पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट इनिशिएट करवाना है. Once they select that pollen grain, pollen tube formation, then they will undergo the process of fertilization that we will study little bit later. Now I would like to initiate the basic concept of advantages and disadvantages of cross pollination and self pollination. क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. इन द सेम मैनर सेल्फ पॉलिनेशन के भी कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. क्रॉस पॉलिनेशन का बेसिक एडवांटेज जेनेटिक वेरिएबिलिटी को लाना, ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट एडेप्टेबल स्पीशीज़ डेवलप करना और ऑफ स्प्रिंग्स का हेल्दी होना. ठीक उसी तरह सेल्फ पॉलिनेशन के केस में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में इंडिपेंडेंट एक्टिविटी होना, जनरेशन प्योर डेवलप कराना, ये बेसिक एडवांटेजेस हैं. डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन में ये प्रोसेस डिपेंडेंट है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स बर्बाद हो जाते हैं, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसा नहीं होता. इनमें ये एक्टिविटी ना हो करके जो जेनेटिक स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ख़राब होती चली जाती है. बट they both are having their own significances, so they both are the natural processes shown by the plants to complete the process of fertilization.
Here, if I talk about the cross pollination in little bit detail as per importance in the board point of view, I can say that there are basically three agents which are helping in cross pollination. One is known as anemophily, that means wind, like cereals, grasses and oak. ज़्यादातर इनके जो pollen grains हैं वो wind के थ्रू ही proceed करते हैं. क्यों? क्योंकि ये हल्के होते हैं. They may be feathery. They are usually smaller in size. Zoophily is a second agent, that means by the help of animals. Animals ज़्यादातर उन प्लांट्स के pollen grains को कैरी करते हैं जो कि या तो लिटिल बिट स्पाइनी होंगे या फिर वो स्टिकी होंगे, जैसे सैल्विया, फिकस एंड यूका. हाइड्रोफिली, ये वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं. इनमें ज़्यादातर वो पर्टिकुलर प्लांट्स के pollen grains होंगे जो pollen grains आपके वो ऊपर से लिक्विड, दे आर हैविंग अ कोटिंग्स of like waxy material. Along with that, they are lighter in weight so that they can easily float. In this, most of the examples are Vesicularia, Zostera, Nazas. These particular structures, I hope, is helping you in understanding how